हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों को अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। तो आप आज तक आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लासों के अंतर्गत सारणियन के बारे में अध्ययन किया था। सारणियन तक हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका हो सारणियन क्या होता है, टेबुलेशन किस क्या होता है, किस प्रकार से समंकों का सारणियन किया जाता है। आज की क्लास के हम नए अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा अध्याय है हमारा सब्सक्राइबर और उत्तरायणी बुक में चैप्टर हमारा 9वां चल रहा है। इसका नाम हमारा सांख्यिकीय माध्य, अध्याय 9। सभी विद्यार्थी डाल लीजिए। चैप्टर का नाम हमारा है सांख्यिकी माध्य। क्या है बच्चों? चैप्टर का हमारा सांख्यिकी माध्य। तो आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वह सांख्यिकी माध्य से संबंधित ही रहेगा। कहने का तात्पर्य इसके बारे में सामान्य जानकारी या अध्ययन। तो हेडिंग भी डालने चाहिए विद्यार्थी, सांख्यिकी माध्य। सांख्यिकी माध्य होता क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे होता है, किसके बाद इसका उपयोग किया जाता है, उन्हीं बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अन्य कोई जानकारी या तथ्यों के बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, पुनः हमारे बिंदु पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा सांख्यिकी माध्य। सांख्यिकी माध्य होता क्या है? वैसे देखा जाए तो आज अब तक पूर्व वाले क्लासों में आपने वर्गीकरण पढ़ लिया, प्रस्तुतिकरण पढ़ लिया, सारणियन पढ़ लिया। यानी समंक जो होते हैं, जो सूचनाएं हमारे पास होती है, इन बहुत सारी सूचनाओं को जब एक साथ देखा जाता है तो एक साथ देखने में कुछ गलतियां हो सकती है, या फिर याद रखने में, सबसे बड़ी बात याद रखने में हमें कुछ जटिलताएं हमारे सामने आ सकती है। तो याद रखने के लिए, सरलतापूर्वक समाधान करने के लिए सांख्यिकी माध्य का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गई बात कि सांख्यिकी माध्य का प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सामान्य डेफिनेशन लिख लीजिए पहले। देखिए, संग्रहित समंकों के जो समूह होते हैं, जो ग्रुप बने हुए होते हैं, संग्रहित समंकों के विशाल समूहों की जो बहुत बड़े समूह होते हैं, विशाल समूहों की जटिलता को कम करने, क्या करने बच्चों? संग्रहित समंकों के विशाल समूहों की जटिलता को कम करने के उद्देश्य से उन्हें, यानी जो हमारे सामने जटिलता आती है, उन जटिलताओं का समाधान करने के उद्देश्य से उन्हें संक्षिप्त, सरल व बोधगम्य बनाने हेतु प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, सारणियन का प्रयोग करते हैं। यानी समंकों को संक्षिप्त, सरल, बोध बनाने में इनका सारणियन का प्रयोग किया जाता है।
लेकिन इन समंको या सूचनाओं को याद रखना एक जटिल कार्य है। इन समंकों को लंबी अवधि तक के लिए याद रखना एक जटिल कार्य है। इसलिए समंकों की श्रृंखला कह दो या समूह कह दो, समंकों की श्रृंखला या समूह है जो ग्रुप हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। श्रृंखला को सरल, तुलना योग्य व संक्षिप्त तात्पर्य क्या होता है बच्चों? छोटा रूप कहने का तात्पर्य है उन्हें संक्षिप्त करने के लिए सांख्यिकी माध्य का प्रयोग किया जाता है। करने के लिए सांख्यिकी माध्य का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक बात तो हमारी स्पष्ट होगी सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत कि जो सांख्यिकी माध्य होता है इसका प्रयोग कब करते हैं? सबसे अंतिम बात प्रमुख हो गई हमारी कि यह समंकों की श्रृंखला या समूह को सरल, तुलना योग्य व संक्षिप्त करने के लिए सांख्यिकी माध्य का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि सांख्यिकी माध्य का प्रयोग क्यों किया जाता है तो आप आराम से बता सकते हो सांख्यिकी माध्य प्रयोग क्यों करते हैं। अब सांख्यिकी माध्य जो होता है इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो अन्य नाम क्या है वो भी लिख लो। तो देखिए सांख्यिकी माध्यम को नोट रूप में लिखो सांख्यिकी माध्यों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के नाम से केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे प्रमुख बात हो गई है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि सांख्यिकी माध्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सांख्यिकी माध्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो आप सरलता से बता दो कि सांख्यिकी माप को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के नाम से भी जाना जाता है। अब सांख्यिकी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है उसका भी रीजन है। उसका क्या रीजन है? जैसे आपने अब तक पढ़ा भी होगा जो सांख्यिकी माप होते हैं, जो माध्य जो लिया जाता है। चलो पहले माप को समझने पहले माध्य समझते हैं। माध्य क्या होता है? यानी माध्य किस बिंदु का चयन करे, माध्य में किस बिंदु का चयन किया जाता है, कौन सा नंबर है, कौन सा अंक लिया जाता है, तो उसको अध्ययन करने इसका लिख लीजिए सभी विद्यार्थी। फिर जानकारी प्राप्त करते इसके अर्थ में सांख्यिकी माध्य होता क्या है, इसमें माध्य किस बिंदु को लिया जाता है, देख लिया सभी विद्यार्थियों ने। चलो बहुत अच्छी बात है। आगे हेडिंग सांख्यिकी माध्य का अर्थ एवं परिभाषा, हेडिंग डाल लो आगे।
सांख्यिकी माध्य का क्या अर्थ होता है, ये सामान्य परिचय हमने जान लिया। सांख्यिकी माध्य क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। सामान्य इंट्रोडक्शन, ये नोट ध्यान रखना, नोट खास तौर पर नोट का जरूर ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। तो देखिए इसमें सांख्यिकी माध्य का अर्थ एवं परिभाषा का अर्थ व परिभाषा किसके अनुसार, विभिन्न विभिन्न विद्वानों के अनुसार भी और सामान्य परिभाषा। सांख्यिकी माध्य क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा क्या बताई गई। तो लिखिए मेरे साथ साथ कि सांख्यिकी माध्य का अर्थ है उस माध्य से है ये सांख्यिकी माध्य का आशय कह दो या अर्थ कह दो। तो सांख्यिकी माध्य का आशय उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों अधिकांश जो बहुत सारे मूल्य जो होते हैं, जिस बिंदु के पास हम ऐसे कहते हैं किसी बिंदु के पास बहुत सारे मूल्य उपस्थित होते हैं तो उस बिंदु को ही उसका सांख्यिकी माध्य मान लिया जाता है। वही बात यहाँ डेफिनेशन में कही जा रही है, क्या कही जा रही है कि सांख्यिकी माध्य का अर्थ उस समंक श्रेणी के अधिकांश मूल्यों की किसी एक मूल्य के पास की उपस्थिति। तो किसी एक मूल्य के आसपास होने की प्रवृत्ति से है। जैसे हम उदाहरण तौर पे हम ऐसे कह सकते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसको ऐसे भी ले सकते हैं, आसपास प्रवृत्ति से है। इस प्रवृत्ति के माप को ही माध्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, जैसे हम कह सकते हैं ये बिंदु है, इस बिंदु के आसपास जो भी मूल्य उपस्थित होंगे, जैसे अंक मान लेते हैं हम, उदाहरण तौर पे ऐसे कह सकते हैं हम कि गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है बच्चों, अंक है। क्या है बच्चों, अंक है। अब इन अंकों का जो माध्य लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, यानी ऐसा मूल्य लिया जाएगा जो दोनों तरफ के मूल्यों को समावेशित करता हो या सम्मिलित करता हो। जैसे कहते हैं मैंने इसका माध्य 5 मान लिया बच्चों, तो मान लिया इसका माध्य 5 मान लिया, मैं इसका माध्य 5 मानूंगा। देखो 1 2 3 4 माध्य इस तरह उपस्थित है, 1 2 3 4 माध्य इस तरह उपस्थित है, ये 5 ये हो गया। तो मध्य माध्य क्या मान लिया, 5वां बिंदु मान लेंगे, ये हमारा माध्य नहीं। अब इस 5 के इधर पीछे वाले ये मूल्य और आगे वाले ये मूल्य 10 तक, ये सब इसी के आसपास एरिया में है, तो इससे इन अंकों का माध्य मूल्य क्या मान लिया जाएगा, 5 को मान लिया जाएगा। समझे आगे बात। अब हमने लिखा उपनाम
कि सांख्यिकी जो माध्य होता है उसे केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य माप क्यों कहते हैं, उसका रीजन भी इसी के अंदर है। तो लिख लीजिए सांख्यिकी माध्य को, देखो मेरे साथ साथ, सांख्यिकी माप को या माध्य को, सांख्यिकी माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माध्य मूल्य निकाला जाएगा उस माध्य मूल्य के आसपास बहुत सारे उसी से संबंधित मूल्य उपस्थित होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव, व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव, जमाव कह दो या इसका इकट्ठापन कह दो, ठीक है बच्चों, या हम जमाव भी कह सकते हैं। तो व्यक्तिगत चर मूल्यों का जमाव अधिकांशतः उसी के आसपास होता है, उसी के आसपास होता है, यानी उसी मूल्य के आसपास वे सभी मूल्य उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे केंद्र प्रवृत्ति का माप भी कहा जाता है। लिख लीजिए समंक श्रेणी का समंक श्रेणी में, ये ध्यान है मेन बात है, समंक श्रेणी में एक कौन सा मूल्य होता है बच्चों, समंक श्रेणी में प्रतिनिधि मूल्य, समंक श्रेणी में प्रतिनिधि मूल्य होता है जो श्रेणी के मध्य में उपस्थित होता है, जो श्रेणी के मध्य में उपस्थित होता है। समझ आ गई बात खास तौर पे। अब मध्य उपज कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ उदाहरण बताया था कि ऐसे मूल्य दिए हुए हमारे पास, अंक दिए हुए, अब ये वाले मुद्दे कौन सा मूल्य कहलाएगा, ये हमारा प्रतिनिधि मूल्य कहलाएगा। यहाँ लिख दो दोबारा, जैसे यहाँ अंक दे दिए मैंने, कितने बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। आपने सन्निकटन तो आना पढ़ाई होगा, सन्निकटन नियम, सन्निकटन का जो नियम होता है वो किस प्रकार से लागू होता है, यानी 5 के अंदर वाले अंक इसमें समझ की जाएगी और 5 के अंदर वाले आगे वाले अंक में। तो इसका तो ये वाला जो मूल्य हमारा होगा, ये मूल्य कहलाएगा बच्चों, यही मूल्य हमारा इसका प्रतिनिधि मूल्य कहलाएगा। अब प्रतिनिधि मूल्य किसे कहते हैं, यानी वह मूल्य जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो, क्या, वह मूल्य जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो उसे प्रतिनिधि मूल्य कहा जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वह मूल्य प्रतिनिधि मूल्य, वह मूल्य जो सभी का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधित्व करे, तो उस मूल्य को, उस मूल्य को प्रतिनिधि मूल्य
कहा जाता है। कहा जाता है। समझ में आ गया कि प्रतिनिधि मूल्य क्या होता है। तो इस प्रकार जो मूल्य दिए हुए होंगे उस वाले मूल्य को प्रतिनिधि मूल्य कहा जाएगा। जो प्रतिनिधि मूल्य कहाँ होता है? श्रेणी के मध्य में। इस चीज को भी ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ले कि श्रेणी के अंतर्गत प्रतिनिधि मूल्य कहाँ उपस्थित होता है बच्चों। तो उपस्थित होना तो आप आराम से बता सकते हो कि प्रतिनिधि जो मूल्य होता है वह श्रेणी के मध्य में उपस्थित होता है। ये बात समझो, इसका अर्थ हो गया ये सामान्य परिभाषा। अब विद्वानों ने सर कुछ परिभाषा भी स्पष्ट की है इसमें, यूल कैंडेल का, वाका, यान चुईमाइन का, क्राक्स्टन काउडेन का आदि सभी का सहयोग प्रदान किया है। तो उसके अर्थ के बारे में अध्ययन करता है, पहले इसका लिख लीजिए। विद्वानों से कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है, समझ में आ गया। ऐसा क्या होता है प्रतिनिधि मूल्य, पूछूंगा बाद में एग्जाम में। इसमें लिख लीजिए प्रतिनिधि मूल्य हो गया। प्रमुख विद्वान डालो, प्रमुख विद्वानों के अनुसार सांख्यिकी माध्य की परिभाषाएं। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलिए बहुत अच्छी बात। ध्यान डाले, प्रमुख विद्वानों के अनुसार, प्रमुख विद्वानों के अनुसार सांख्यिकी माध्य की परिभाषा। सांख्यिकी माध्य की परिभाषा देगी प्रमुख विद्वानों के अनुसार। पहले मैं परिभाषा लिख लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 पे लिख डाल लीजिए, यूल व कैंडाल के अनुसार। नंबर 1, यूल व कैंडाल के अनुसार। यूल और जो कैंडाल प्रमुख विद्वान रहे, दो व्यक्ति वैसे तो ये, इन दोनों का सहयोग प्राप्त हुआ है सांख्यिकी माध्य का अर्थ को समझने के लिए। छोटी सी बात कही, बहुत अच्छी कही है, लिखिए। किसी आवर्ती वितरण की अव्यवस्थित या किसी आवर्ती वितरण की अव्यवस्थित या असमान कह सकते हो उसको, ठीक है बच्चों। अवस्थिति या स्थिति के माप या स्थिति के माप कहलाए बच्चों, सांख्यिकी माध्य कहलाते हैं। माध्य कहलाते हैं, यानी कि जो कोई आवर्ती बटी हुई होती है, आवर्ती वितरण होता है, उनका अव्यवस्थित वितरण होता है, तो उनको स्थित कर लेने के बाद जो माप प्रकट होता है, कौन सा होता है, वही माप उसका माध्य कहलाते हैं। कही थी ये यूल एंड कैंडाल ने कही थी। अगली प्रोफेसर क्राक्स्टन व काउडेन के अनुसार। प्रोफेसर काउडेन, क्राक्स्टन, वह काउडेन के अनुसार। क्राक्स्टन और काउडेन ने क्या कहा, वो थोड़ी परिभाषा बढ़ी है इससे, इसमें लिख लिए। इनके अनुसार
इनके अनुसार माध्य समूहों के विस्तार, इनके अनुसार माध्य समूहों के विस्तार के अंतर्गत माध्य समूह के विस्तार के अंतर्गत या जो मूल्य हमारे पास दिए होते हैं स्थानों के अंतर्गत एक ऐसा मूल्य होता है, एक ऐसा मूल्य होता है जो जब हमारे पास मूल्य दिए हुए होते हैं, मान लो उन्हीं मूल्य के बारे में बता रहा है कि उन्हें ऐसे का ऐसा मूल्य होता है जिसका प्रयोग श्रेणी के विजय या मध्य मूल्य कह सकते हैं, विजय प्राप्त करता हुआ कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए होंगे। यानी आप लोगों ने जो मूल्य ज्ञात किया है वह मूल्य सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हुआ होगा जो सामान्यतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित होता है। इसको लिख लो। जो सामान्यतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित होगा। समझ आ गया? किसने परिभाषा कही थी? यूलैंड कैंडल ने कही थी। पुनः रिपीट कर रहा हूं एक बार कि माध्य समूहों के विस्तार के अंतर्गत एक ऐसा मूल्य होता है। क्या होता है बच्चों? एक ऐसा मूल्य होता है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए होंगे जो सामान्यतः श्रेणी के मध्य में उपस्थित होता है। समझा गई बात सभी विद्यार्थियों को? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे एक लाइन और लिखिए, वो भी लिख लो। श्रेणी के मध्य में उपस्थित होने के कारण जो सब श्रेणी के मध्य में होगा, श्रेणी के मध्य में उपस्थिति के कारण इसे केंद्रीय मूल्य का माप भी कहते हैं। जैसे कही थी एक करेक्शन है काउडिल के अनुसार। अंतिम परिभाषा लिख लीजिए, क्या कहा गई है अंतिम में जो भी है हमारी। ई वाक्य अनुसार, वाक्य अनुसार ए यानी क्या कहा लिख लीजिए। माध्य मूल्यों के एक समूह से माध्य मूल्यों के एक समूह
जो एक समूह बना होता है, समूह के एक समूह में से चयन किया गया समूह में से चयन करने का एक ऐसा समूह है, यानी ग्रुप, ऐसा समूह ग्रुप बना हुआ है जिनका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। जिनका सही प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य है, यानी माध्य मूल्यों के एक समूह में से चयन करने का एक ऐसा समूह है जिनका सही प्रतिनिधित्व करने वाला वह मूल्य है जो उनकी किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। जो उनका किसी रूप में प्रतिनिधित्व किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है, यह एक ऐसा समूह है, जो पूर्ण समूह के लिए जो पूर्ण समूह समीकरण बनाए जाते हैं। जो पूर्ण समूह के लिए यह एक ऐसा समूह है जो पूर्ण समूह के लिए समूह के मूल्यों के रूप में प्रतिरूप है जिसका वह मूल्य कहता है बच्चों प्रतिनिधित्व करता है, जो उसका उसी का ही भाग माना गया है, जिसका कि वह एक अंश है, जिसका वह भी एक अंश मात्र है। उसको भी एक अंश की संज्ञा ही दी गई है, उसको और कुछ नहीं कहा गया, उसको भी अंश के समान ही माना गया है। प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषा होगी हमारी, जो परिभाषा थी हमारी, एक परिभाषा ला यून चाउ ने भी कही थी, उसने भी साक्ष्य के माध्य के बारे में ये तथ्यों को स्पष्ट किया था। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो जानकारी प्राप्त कीजिए, आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को अवश्य दबाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाले क्लास के अंतर्गत इसके कार्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए।